बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं ज़रा मुमकिन नहीं हो रहा, लेकिन हम बहुत जल्द इन चीज़ों को ज़रा बेहतर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको 2 व्लॉग्स के ऊपर ले जाएँ और मेरे ख़्याल में आई शुड बी एबल टू डू दैट इन द नेक्स्ट डे और सो इंशाल्लाह, ताकि आपको सुबह एक मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग भी हम आपको कुछ बता पाएँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रख पाएँ और फिर शाम में जब दिन कंक्लूड हो रहा है तब भी कुछ बातें आपके सामने रख पाएँ। आपकी इनकरेजमेंट का मैं बहुत ममनून हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हर जगह से जहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपकी तरफ से बहुत हौसला अफजाई हो रही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी मोहब्बत का और आपकी इनकरेजमेंट का। ज़रा कुछ जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वो आपके सामने रख लेते हैं। देखिए, हालात तो ऐसे हैं जिससे आपको मुझे, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर आप मेरे जितने ही परेशान हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, आप एक्सपैट्रिएट हैं, आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं, आपकी जड़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आप किसी और मुल्क में, अमेरिका में, यूरोप में, इवन मिडल ईस्ट के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कहीं भी अपने फैमिली के साथ हैं, तो यकीनी तौर पर फिर भी आपका कंसर्न तो होगा। लिहाजा मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बड़ी अहम है। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले 2 दिन पहले कहा था, जब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया जी कि बिजली का बिल और अवाम बिल आ रहे हैं फ़लान, मैंने आपको कहा था कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और आपने देख लिया कि कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि जो कायम मकाम वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने कहीं कुछ कोट किया, वो मिस कोट हुआ, फिर उनको वजाहत देनी पड़ी कि नहीं ये मुश्किल हालात हैं। मुझे तो किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत थी, तो मैं तो अपने मुल्क की खिदमत के लिए आई हूँ। वो बड़ी ऑनरेबल खातून है, लायक हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि उस मीटिंग के बाद भी लोगों ने कहा कि जी कोई रिलीफ नहीं मिल सकता और ना हमारे पास कुशन है। तो ये बात अब अनाउंस हो चुकी है कि आपको बिजली के बिलों में कोई रिलीफ ये निगरान हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि IMF ने इतना बड़ा पर्चा दिया हुआ है, उसके ऊपर काम करना है और कोई हमारे पास रिलीफ नहीं है। नतीजा आप देखिए, हम ब्लड बात कहते हैं जब क्रैश करती है स्टॉक मार्केट। आप में से जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको मुझसे बहुत बेहतर पड़ता है कि ब्लड बात क्या होता है, यानी कि इतना बड़ा नुकसान, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करे, 1750 पॉइंट नीचे आए, क्रैश कर जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होते हैं। बेशुमार सरमाया डूब जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। यही कुछ हुआ, ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ, पहले भी होता रहा। फिर ये कुछ अरसे से हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में इतनी बुरी हालत नहीं आई थी, लेकिन आज जो डिप देखा गया और जिस तरह से उसने क्रैश किया, वो बहुत बड़ी मिसाल है। मैं नहीं कहता कि पहला ऐसे नहीं हुआ, लेकिन शायद कोई बीच में कोई ऐसा टाइम रहा कि कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन अब हुआ है और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। हिला के रख दिया उसने मुल्क की इकॉनमी को। आपकी डॉलर रुपी पैरिटी तबाह हो रही है, यानी कि इंटर बैंक के अंदर डॉलर 305 रुपये से ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था, आज मैंने वही एक्सरसाइज की है। आपसे बात करने से पहले मैंने दोबारा अपने उस दोस्त को फ़ोन किया कि यार मुझे ज़रा करंट हालात बताओ। अब वो क्योंकि ट्रेडर है, इस वक्त बैठा हुआ है, एक्सपोर्ट का भी कारोबार है, तो मैंने उससे पूछा यार मुझे हालात बताओ। फिर मैंने एक और बंदे से पता किया, डॉलर मार्केट में है नहीं। जो कल तक डॉलर कोई कह रहा था जी 335 का, कोई 340 का, वो कहता आज तो वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं जी कि जी जो ओपन मार्केट है, आपको पता है उसमें स्पेकुलेशन होती है, उसी की सारी गेम है कि ये तो जी 350 क्रॉस करेगा, ये तो 360 क्रॉस करेगा। अभी कहाँ, ये ओपन मार्केट में तो ऐसी खबरें आपको मिल रही होती हैं, यानी कि अगर किसी को बहुत ही बुरे हालात के अंदर इस वक्त जाकर, मतलब डॉलर की बहुत ज़रूरत है उसे पाकिस्तान में और उसने लेना है, तो उसको डॉलर शायद अब इस वक्त 350 रुपये में भी शायद मुश्किल से मिले, या 345 रुपये, उसकी किस्मत है, मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा। ये आज के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आपके ज़हनों में आता होगा कि यार इसका ज़िम्मेदार कौन है। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसके जवाबात बहुत से हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ जो आसानी से आपको, मुझे भी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें समझ आ जाएगा। वो एक है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे यहाँ पिछले 75 सालों में हमने सिर्फ तजर्बे किए। इन तजर्बों की वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा हुआ है। ये तजर्बे ना होते, पाकिस्तान की सियासत सियासी ही रहती और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार ना होता सियासत के अंदर, तो ये हालात हम आज यहाँ ना पहुँचते। ये आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या आपको लगता है कि विद वन फाइन डे या वन फाइन मॉर्निंग ये तब्दील हो जाएगा? नहीं। सो अभी आपने IMF की बांसुरी बजानी है और आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, भूल जाएं कोई रिलीफ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस साल दिसंबर तक तो मेरी आपकी हम सब की चीखें निकलेंगी, तो जस्ट ब्रेस योर सेल्फ फॉर द इम्पैक्ट।
ज़रा कुछ सियासी मामलात के ऊपर आ जाएं। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ये बुरी खबरें दे दी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आपको अपना तज्ज़िया दे सकता हूं फैक्ट्स की बुनियाद पर। मैं फैक्ट तब्दील नहीं कर सकता, ना वो मेरे कहने से तब्दील होगा ना आपके कहने से तब्दील होगा। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब प्रॉब्लम तो उनके चलो है ही, अब उनके वकला ने चैलेंज किया है कि जी ये ट्रायल इमरान खान साहब का, ये तो इस्लामाबाद के अंदर सारा मामला था, स्पेशल कोर्ट भी इस्लामाबाद में बनी, तो ये अटक जेल जो कि पंजाब की जेल है वहाँ पर ये क्यों हो रहा है। अब अटक जेल मैंने आपको पहले भी जब इमरान खान को शिफ्ट किया गया था तो मैंने आपको बताया था, उसकी वजह ये है कि अटक जेल इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी टफ जेल, मुश्किल जेल है। इमरान खान साहब की आदत हो गई है, हालात भी उनके बेहतर हैं, उनको शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उनकी कमरा भी मैंने आपको बताया था बेहतर हो गया। जो नया कमरा है उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा पर्दे का निज़ाम भी हो गया, बाकी भी हालात उनके ठीक हैं। वो हालात नहीं हैं जो आहद चीमा और फवाद हसन फवाद साहब के साथ थे, या वो हालात नहीं हैं जो ये जब पहले गए मरियम नवाज़ शरीफ साहबा या मियां नवाज़ शरीफ साहब जो इनके साथ थे, ऐसे हालात नहीं हैं। ये बड़े बुरे हालात में गए थे और बड़ी बुरी कंडीशंस में भी ये लोग रहे। वो तुम इमरान खान साहब तो चले, मैं कहता हूँ फॉर्चुनेट हैं, उनकी जो लीगल टीम है वो इधर कब जाती है उधर जाती है। अब उन्होंने चैलेंज ये किया है कि जी ये मामला आप ट्रायल कोर्ट वहाँ क्यों अटक जेल में क्यों ट्रायल हो रहा है अब साइफर वाला, और 14 दिन का रिमांड वहाँ दिया गया है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें तो मजिस्ट्रेट के पास पहले जाना चाहिए था, ये डायरेक्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है, उसको स्पेशल जज बना दिया इस केस में, स्पेशल अदालत बन गई, ये भी दुरुस्त नहीं है। अब इसके ऊपर अदालत ने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से नोटिस मांग दिए, नोटिस भेज दिए कि जी इसके ऊपर जवाब फाइल करें अगले हफ्ते के लिए। वो जवाब फाइल हो जाएगा, जवाब फाइल हो जाएगा तो मैं आपको भी प्रिडिक्ट कर देता हूँ, वो उसके अंदर बताएंगे जी कि ऐसा ये आर्टिकल ये 1923 का जो एक्ट है उसके तहत अदालत बनी है और हमारे पास इख्तियार है, सेंसिटिव मैटर है उसमें हो रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था जोर लगा लें, बेल शेल वहाँ से नहीं उन्होंने होने देनी, इतनी आसानी से इस मामले में बेल नहीं मिलेगी। अब एक कुछ और काम हो रहा है जो कि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर उसकी अब शक्ल आपको नजर आएगी चंद दिनों में, अगले चंद दिनों में, जिसको हम इग्नोर करते रहे। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि तोशा खाना का एक एलिमेंट जो केस था वो था इलेक्शन कमीशन वाला, उसका एक और एलिमेंट है, वो कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत है, उसके अंदर सब्सटेंस ज्यादा है। यहाँ तो ये था ना जी आपने डिक्लेयर नहीं किया, फलान नहीं किया, आपकी इसमें करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आप आते हैं तो आपको सजा होगी। जो उसका असल एलिमेंट है ना वो है जो नैब के पास है, और नैब ने उस पर क्या केस बना रहा है, नैब ये केस बना रहा है कि जी आपने ये घड़ियाँ सरकारी खजाने में आई, आपने पहले तो इनकी मिस डिक्लेरेशन, तो वो तो तोशा खाना के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का केस था, उन्होंने कहा है जी कि आपने ये घड़ियाँ इनकी प्राइस को फज किया और इनकी एवैल्यूएशन में 2 नंबरी करवाई, अमले को मिलाकर ये इतनी वैल्यू की नहीं थी जितने पे आपने बेची, आपने उन्हें अंडर वैल्यू की है। साथ ही साथ आपने जो रसीदें जमा कराई हैं वो भी जाली हैं, लिहाजा आपके खिलाफ तो यहाँ करप्शन का मुकदमा बनता है और आपको नैब आपको धरेगा। अब इमरान खान साहब को उसमें धरा जा रहा है और साथ ही फिर उनकी अहलिया को भी बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। आपको ये पता होगा कि उनको कहा जाता है कि आप आएँ, पेश हों। कभी वो कहती हैं मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ, फिर ये होता है वो होता है, उनकी बेल शेल भी एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप भूल गए हो, शहबाज शरीफ साहब के वक्त में नैब के अंदर फिर कानून के अंदर फिर तरामीम हो गई हैं। तो अब स्टेटस क्या है, अब स्टेटस ये है, एक ये कि इंक्वायरी स्टेज जो कि पहली स्टेज होती है उसी पर नैब गिरफ्तार कर सकती है, यानी चाहे इमरान खान हो या उनकी अहलिया हो, गिरफ्तार उनको इंक्वायरी स्टेज पे किया जा सकता है। और पहले रिमांड था 90 दिन, ओरिजिनली जो नैब के कानून में था उसको 14 दिन पे लाया गया कि ओहो हो जी तो बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म। फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में मजीद अमेंडमेंट हुई और उसको 30 दिन पे ले गए। तो अगर खुदा ना खास्ता, मतलब मैं इसलिए खुदा ना खास्ता कहता हूँ कि ये बहन बेटियाँ हर एक की बराबर होती हैं, अल्लाह ताला सब के लिए करम फरमाए, अगर उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया जाता है तो 30 दिन तक कोई वो रिमांड में होंगी, कोई बेल नहीं होगी। इमरान खान साहब साइफर केस के अंदर मुझे नहीं लगता उनको कोई जमानत लेने देगा, रियासत जमानत नहीं लेने देगी, ये बात तो फैक्ट है। कुछ हो जाए, कोई गुंजाइश निकल आए, कोई जज साहब बिल्कुल ही इस पे तुले हों कि इमरान खान को ज़मानत देनी है, वो और बात है। लेकिन वो नैब वाला जो केस है वो कि जी इन्होंने घड़ियाँ बेची, उनकी अंडर इन्वॉइसिंग की, डिक्लेरेशन नहीं, यहाँ है कि अंडर इन्वॉइसिंग की और जाली रसीदें दी, और इसके अंदर उनकी अहलिया भी शामिल है। और वो जो ऑडियो जिसके अंदर वो अब फरमा रही हैं कि नहीं ये मेरी ऑडियो नहीं है, उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा कि जी वो जो अपने नौकरों से बात कर रही हैं कि तुमने ये तस्वीरें क्यों खींची इन घड़ियों की, जो सामान हमें मिलिट्री सेक्रेटरी ने भेजा है।
याद रखें जो मिलिट्री सेक्रेटरी पहले भी थे वो अभी भी सर्विंग है, ही इज़ अ मेजर जनरल, और जो उसके बाद रहे वो भी मौजूद है फ़ौज के अंदर ही ना। फ़ौज अपने वो लोग सियासी लोग नहीं होते, वो फ़ौजी लोग होते हैं, उनको अपना इदारा भेजता है, तो वो मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आके बता सकते हैं कि जी वाकई ये हमने भेजा था, और फिर वो जो लोग जिन्होंने तस्वीरें ली थी वो भी कोई गुम तो नहीं हो गए ना, वो भी मौजूद हैं लोग। वो कौन लोग हैं, वो आके बताएंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी हालात ख़राब है। लिहाजा ये जो नैब है वो भी बिल्कुल आस्तीने चढ़ा के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस आस्तीने चढ़ा के बैठी हुई है। तीसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि साइफर केस में नहीं होगी, ज़मानत नहीं होने देंगे वो, और वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट तक हमने इतनी आसानी से जाने नहीं देना। ये वो बातें जो बहसियत साफ़ी मुझे पता चलती हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आ जाइए। आगे ये है जी कि इंतखाबात के वाले से जितना मैं परेशान हूँ या सोचता हूँ कि होने चाहिए होते हैं, आप हैं पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं, आप मुल्क से बेशक बाहर रहते हैं। हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ये तासुर आया और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आया कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहती कि इलेक्शन ना हो। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि इलेक्शन ना हो, इस्टेब्लिशमेंट ये ज़रूर चाहती है कि कुछ काम हमने अगले इलेक्शन से पहले करने हैं, और उसका अंदाज़ा मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है कि यार निगरान हुकूमत है और हमारे लोग नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। हमारे लोगों के ऊपर सख्ती आ रही है। हमारे जो सिंध हुकूमत जब चल रही थी वहाँ पर ऐसी ऐसी ख़बरें आ रही हैं जी कि वहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने जा रहा है, वहाँ पर लोगों की गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, करप्शन के मामलात खोले जाएंगे, सब कुछ होगा। ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? अब इसका सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये कैसे हो रहा है। आगे चलिए आपको लगेगा कि हर एक निगारी मियाँ साहब भी नहीं आ रहे, सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरा जो अभी तक अंदाज़ा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर पाया हूँ, कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी मियाँ नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से नहीं हो रही। वो मैं आपको ये बिल्कुल बावसूख ज़राए से और 100% कन्फर्म कर रहा हूँ कि इवन बाजवा साहब के वक्त में, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, और जब पिछले साल ये जुलाई अगस्त के बाद से बाजवा साहब क्लियर थे कि नहीं हमारी तरफ से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी में कोई रुकावट नहीं है, वो आएँ अपने मामलात कोर्टों के साथ देख लें, इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं लेना देना कि मियाँ साहब वापस ना आए। इसी तरह मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से भी कोई वो नहीं है कि जी कोई वो लोगों ने कहा जी लकीर डली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अब सियासत है और किसी पार्टी के या उनके फैमिली के अपने मामलात हैं कि वो क्या करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी की वजह से वापस नहीं आ रहे, कोई रोक टोक नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की, वो आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे। इंतखाबात कब होंगे? इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक सोच पाई जाती है वो ये कि जो भी हो जाए जनवरी फरवरी में इंतखाबात हो जाने चाहिए, और पीटीआई उसके अंदर बस ऐसी होगी शुतर बेमहार टाइप की, वो मैं आपको पहले भी बता चुका। लिहाजा ये तमाम वो सूरत हाल है जो आपके और मेरे सामने है। इसके अंदर जो मैंने 2 दिन पहले कहा कि PMLN के लिए ऑल इज़ वेल क्यों कि आप देखिए कि इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो हार्ड कोर लोग, दो जो शहबाज शरीफ साहब के करीब थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाहिर बात है उनके साथ एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो ऑनरेबल लोग हैं। आहद चीमा साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहे, उन्होंने पर्सनली बहुत रगड़ा खाया, बड़ा जुल्म सहा है उस शख्स ने, लेकिन वो उनकी कैबिनेट में भी थे, वो अब क्या निगरान हुकूमत के साथ भी वो अटैच्ड है। अटर्नी जनरल अनवर मसूद साहब क्रेडिबल प्रोफेशनल आदमी हैं, उनको किसी ने तब्दील नहीं किया क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर तौकीर शाह साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुझे अब तक जो इत्तला है वो यही कि वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका खैर एक्सटेंशन हुई थी, अभी उनका शायद टाइम रहता भी है, तो वो तो अभी और 2-3 महीने शायद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद शायद उन्होंने WTO में जाना है। इस तरह उनको भी उनकी जगह से नहीं हटाया गया एज वी स्पीक। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि मुस्लिम लीग नून के मामलात ख़राब नहीं हैं। हाँ, जो मैं आपको कहता रहा बंदर बाट एम्बिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो एम्बिशन शायद उनके रास्ते की रुकावट बन रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जरदारी साहब इज़ एब्सोल्युटली कह कि भाई बिलावल भुट्टो साहब ने अपना काम कर लिया है, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, काम भी कर लिया, एक्सपोजर भी हो गया, दुनिया भी जानती है, दुनिया पहले भी जानती थी, तो वाई नॉट हिम। मैं आपको कहता था कि जो PMLN वाले कहते हैं जी कि नहीं सारी काम हमने किया है, हम अपना शेयर क्यों किसी से बांटें, तो वो नहीं बांटेंगे। मैं आप हम सब बैठे रहें देखते रहें
लेकिन क्या बहसियत पाकिस्तानी आपका और मेरा इस वक्त ये कंसर्न है कि अगले इक़्तिदार में कौन आएगा? नहीं, मेरा और आपका कंसर्न ये है कि भाई ये मुल्क चल कैसे रहा है और चलेगा कैसे, बिजली के बिलों का क्या हाल होगा। आप में से जो वो लोग जो कि खुद या कारोबार करते हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जुलाई के बिलों में कितनी हिट पड़ी है। मैंने खुद पर्सनली महसूस किया है कि अब ये, और मुझे बताया गया कि जुलाई में बिल बढ़ने शुरू होंगे, अगस्त में आपको जो बिल आएगा, जुलाई में हमने बिल दिया, अगस्त में मैंने बिल दिया जुलाई का, अब सितंबर में मैंने बिल दूंगा जैसे जुलाई अगस्त का, तो अगस्त का बिल मुझे बजाया जाता है उससे एटलीस्ट 10% ज़्यादा आएगा, 10 से 15%, और आप कुछ नहीं कर सकते। एक आने की सब्सिडी की गुंजाइश नहीं है IMF के अंदर, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर कोई, आप मतलब यू आर एब्सोल्युटली टायर्ड लाइक दिस, आपके हाथ बंधे हुए। तो मेरा और आपका कंसर्न शायद इस वक्त ये नहीं है कि इक़्तिदार में कौन आएगा, हम तो कहते हैं मुल्क कैसे चलेगा और इतनी महंगाई में लोग सरवाइव कैसे करेंगे। इस वक्त जो 40,000 रुपये भी सैलरी ले रहा है बंदा किसी भी जगह पे, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, अगर वो उसका घर किराए का है और उसके 2 बच्चे हैं, उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, आप अंदाज़ा करें। तो इस वक्त मैं आप सबसे यही कह सकता हूँ, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि हमें बस अल्लाह के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम फरमाए और इसकी सलामती रखे, हम इस टर्मोइल में से, इस मुआशी टर्मोइल में से किसी तरह सर्वाइव कर जाए। अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि महंगाई का तूफ़ान नहीं, कहर टूटेगा आने वाले दिनों के अंदर। मैं ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब मैं इधर उधर देखता हूँ और मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरे पास वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है आपको बताने के लिए, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। ये व्लॉग आपने देखा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया।